देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है, अब बस अब बात बंद हो जाए, कोई खास बात हो तो हमसे भी शेयर कीजिए। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है किस तरीके से होती है कि मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है और वहां पर कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सपोज ए बी सी डी ई, पांच पांच छह छह 10 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं। हम किसको विनर मानते हैं, किसको विजयी प्रत्याशी मानते हैं? उसको मानते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए हैं। तो अक्सर होता यह, जितने भी कैंडिडेट बढ़ते जाते हैं चुनाव में, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हो सकता है 7 खड़े हो, 8 खड़े हो, ई एफ जी तक कैंडिडेट खड़े हो। कैंडिडेट जितने ज्यादा खड़े होते जाएंगे, वोट उतने बढ़ते जाते हैं। और होता क्या है, जिसको विनर कहते हैं उसको बहुत कम वोट मिलता है। सपोज मान लीजिए 100 वोट है या 100 वोट पड़े, ये 100 वोट जो है बटेंगे इन 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में बटेंगे। हो सकता है जिसको हमने विनर कहा है, हो सकता है उसके पास सिर्फ 26 वोट आए हों। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है उसके पास हो सकता है 25 वोट आए हों। इसके पास हो सकता है जो है 23 वोट आए हों। इसके पास हो सकता है 20 वोट आए हों। इस प्रकार से वोट बढ़ जाते हैं। हम विनर किसको कहते हैं? विनर कहेंगे इसके बाद 26 आ गए, वो जीत गया, ये तो कहते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी कंस्टिट्यूएंसी में इसी पैटर्न को हम देखते हैं। मान लीजिए ये गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र है, अब यहाँ पर मान लीजिए जो है तिगरे नगर विधानसभा क्षेत्र आ गया, तो वहां पर भी ये पैटर्न चल रहा है। वहां पर भी जो है 6 से 7 7 8 8 लोग 10 10 लोग खड़े हुए हैं, और जिसको हम कह रहे जीत गया, जीतने वाले ने पाया सिर्फ जो है 25 वोट, 25% वोट पाया। अगर 100% वोटिंग हुई है तो जीतने वाले सिर्फ 25% वोट पाया। जीता क्यों? इसलिए जीता कि इसके बाद इतना वोट किसी ने नहीं पाया था। इसके बाद दूसरे ने वोट पाया है 20%, किसी ने पाया है 19%, किसी ने पाया है 15%, किसी ने पाया है 10%, कई लोगों ने 10% पाया है। हम कहेंगे जीता कौन? 25% वाला जीता। ये यही पैटर्न होता था। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, माने जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। अब जो सबसे ज्यादा वोट पा रहा है, एक्चुअली वो 100 वोटों में से 126 ही पाए हैं, माने 74% वोट जो है, या हम 74 वोट जो है उसको दिए नहीं गए हैं। माने जो अपने को विनर कह रहा है, जो अपने को किसी कंस्टिट्यूएंसी का कह रहा है कि मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 26% को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कहते हो कि मैं यहां का रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये एक असंगति है, ये एक इनकंसिस्टेंसी है। आपको आपके ही निर्वाचन क्षेत्र में 74% ने आपको रिजेक्ट किया है, आपका फेवर नहीं किया है। वो आप कहते हो मैं इस जगह का नेता हूं, मैं इस जगह का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं यहां का एमएलए हूं। अरे आप कैसे एमएलए हो गए? 24% जो है वोटर्स ने आपको रिजेक्ट किया है, आपको सपोर्ट नहीं किया है। आपके फेवर से 26% वोटिंग हुई है, लेकिन इतनी किसी की नहीं हुई, इसलिए जो है आपको विनर बना दिया गया। यहां तक बात समझ आ गई? इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये कमी है, ये खामी है, ये ड्रॉबैक है, ये डिमेरिट है कि हम उसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, हम उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, जिसको कि वहां के वोटर्स में से एक बड़ी मेजॉरिटी ने उसको रिजेक्ट किया है। जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि देखिए, अगर 26 लोगों ने एक को वोट दिया है तो वोटर्स तो 100, तो 74 लोगों ने जो है एक को वोट नहीं दिया है, माने एक के अगेंस्ट में वोटिंग की है। और जब आपको अपने क्षेत्र में 74% लोग नापसंद कर रहे हैं, तो आप वहां से नेता कैसे बन गए? इस कमी को दूर कर, एक ये कमी है, एक और भी कमी इसमें है। वो कमी हमने आपको पिछली क्लास में समझाई थी, उसको आज फिर से आराम से समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए जो है वहां हिंदूवादी पार्टी है जो हिंदुओं का समर्थन करती है, एक पार्टी ऐसी जो मुस्लिम पार्टी है जो मुस्लिम हितों की बात करती है, एक पार्टी ऐसी है जो सिखों की बात करती है, एक पार्टी ऐसी है जो ईसाइयों की बात करती है। सपोज इस प्रकार से वहां पार्टियां बनी हुई हैं, और जो वोटिंग हो रही है ये सांप्रदायिक आधार पे हो रही है, ऑन कम्युनल लाइन।
हिंदू लोग जो है उस पार्टी को वोट कर रहे हैं जो उनको लगता है ये हिंदूवादी पार्टी है। मुस्लिम्स उस पार्टी को वोट कर रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि ये मेरे हितों की बात कर रही है। हर जो है संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की पार्टी में वोट कर रहा है। सपोज अब हम कल्पना करते हैं कि एक स्टेट है और वहां पर जो सीटें हैं 100 हैं। 100 सीटों पर जो है मतदान होगा। इस प्रकार से वहां से 100 प्रत्याशी चुनकर विधायक बनेंगे और वहां की विधानसभा में बैठेंगे। मान लीजिए विधानसभा उस कोई स्टेट है, उस स्टेट में जो है जो सीट है वो है 100, माने वहां से 100 विधायक चुने जाने हैं किसी राज्य से। उस राज्य को 100 जो है वार्ड में कहें या 100 जो है कंस्टिट्यूएंसी में कहें या 100 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट जो है इलेक्ट किया जाएगा और हर निर्वाचन क्षेत्र में कई कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए मान लीजिए उस राज्य में जो हिंदू आबादी है वो जो है उस राज्य में जो है 40% है, ठीक। मुस्लिम आबादी मान लीजिए वहां पर 30% है। सिख मान लीजिए वहां पर जो है 20% है। ईसाई क्रिश्चियन मान लीजिए वहां पर 10% है। पूरा 100% हो गया ना, ठीक। और वहां पर जो है हर पार्टी ने अपने प्रतिनिधि खड़े किए, हर पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं इन 100 सीटों से। जैसे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 अप टू सीट नंबर 100। 100 सीटें हैं और हर सीट से जो है हर सीट में चुनाव हो रहा, हर सीट से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। अब देखिए यहां पर कौन सी पार्टी जीतेगी? मान लीजिए पूरे हर निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए जो पॉपुलेशन का जो पैटर्न है, जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो यही है कि हर जगह जो है हिंदू 40% है, मुस्लिम 30% है, सिख 20 और ईसाई 10 है। माने इस निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू 40 होगा, मुस्लिम 30 होगा, सिख 20 होगा, ईसाई 10 होगा। इसी प्रकार से इस निर्वाचन क्षेत्र में भी यही होगा, इस निर्वाचन क्षेत्र में भी यही होगा। हम सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, सिर्फ हम मान के चल रहे हैं, यहां पर भी ये होगा। अब आप बताइए यहां पर कौन सी पार्टी जीतेगी? किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? हिंदू। यहां पर हिंदू, मुस्लिम इसलिए नहीं जीतेगा क्योंकि मुस्लिम को अगर पूरे मुस्लिम अपनी मुस्लिम पार्टी को वोट देंगे तो यहां पर उनको सिर्फ 30% वोट मिलेंगे और हिंदुओं को मिल जाएंगे 40%। यहां से भी कौन जीतेगा? हिंदू। इस प्रकार यहां भी हिंदू जीतेगा और यहां तक हिंदू जीतेंगे क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है यही चल रहा है। हिंदू 40% है, मुस्लिम 30% है, सिख 20% है, ईसाई 10% है। तो इस प्रकार से वहां की सारी सीट किसको मिलेंगी? हिंदू पार्टी को मिलेगी। हाँ, ये पार्टी कभी जीत ही नहीं पाएंगी, ठीक है ना? ये समस्या आ रही है। दूसरी चीज देखिए, कुल मिलाके ये जब देखा वोटों का परसेंटेज देखा जाता है कि उस राज्य में जो चुनाव हुए उस चुनाव में कुल मिलाके हिंदू पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। उस राज्य में हिंदू पार्टी को वोट मिले हैं 40%। टोटल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का 40% वोट जो है हिंदू पार्टी को मिला है। लेकिन उस राज्य की जो टोटल सीट थी उस सीट्स का पूरा पूरा हिंदू पार्टी को मिल गया। ये एक इम्बैलेंस है कि उस राज्य में जब चुनाव हुए जो टोटल वोट का 40% जो है हिंदू पार्टी के पास गया है, लेकिन उस राज्य में जो टोटल सीट थी उस सीट पूरी पूरी हिंदू पार्टी के पास चली गई। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। इस कमी को अगर दूर करना है, जबकि हुआ क्या है 30% सीट, 30% वोट तो मुस्लिम को भी मिले हैं, 20% वोट तो सिख पार्टी को भी मिले हैं, 10% वोट तो ईसाई पार्टी को भी मिले हैं। हिंदू पार्टी को तो सिर्फ 40% वोट मिले, लेकिन पूरी सीटें हिंदू पार्टी को चली गई। होना ही चाहिए था कि हिंदू पार्टी को जब वहां के टोटल वोटिंग में अगर 40% वोटिंग जो है हिंदू पार्टी के फेवर में हुई है तो टोटल सीट में हिंदू पार्टी को सिर्फ 40 सीट मिलनी चाहिए थी।
यह न्याय था। इस न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कॉन्सेप्ट प्रयोग की जाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि उस राज्य में हिंदू पार्टी को बताइए वोट कितना मिला। हिंदू पार्टी को वोट मिला 40%, तो 100 सीटों में से 40 सीटें हिंदू पार्टी को दी जाती हैं। फिर देखा जाता है, अच्छा बताइए मुस्लिम पार्टी को उस राज्य में कितने वोट मिले। मुस्लिम पार्टी को टोटल वोट में से 30% वोट मुस्लिम पार्टी को मिले हैं। इस 100 में से 30% सीटें जो है मुस्लिम पार्टी को दे दी जाएगी। उस राज्य में सिख पार्टी को 20% वोट मिले हैं, तो टोटल सीटों में से 20 सीटें सिख को दी जाएंगी। उस राज्य में टोटल वोटिंग में से 10% वोटिंग जो है ईसाई पार्टी के फेवर में हुई है, तो टोटल सीटों में से 10% सीट जो है ईसाई पार्टी को दी जाएगी। अगर ये हम कर रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात समझ आई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो माइनॉरिटीज हैं उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो अल्पसंख्यक हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व, उनको जो है फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। वो अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिस्टम प्रयोग नहीं करेंगे तो होगा क्या कि सारी सीटें हिंदू पार्टी ले जाएगी, जबकि उसको कुल वोटों का सिर्फ 40% मिल रहा है। लेकिन पूरी सीटों पर कब्जा किसका हो रहा है? हिंदू पार्टी का। और इन पार्टियों का कभी खाता नहीं खुलेगा, जबकि 40 के अलावा अभी 60% वोट जो है इन पार्टियों के पास आ रहे हैं। इसके पास तो 40% वोट आया, 60% वोट तो इन माइनॉरिटीज को मिल रहा है। लेकिन इन माइनॉरिटीज को जो है यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा सीटों में। होना ही चाहिए था कि 40% सीट तो हिंदू पार्टी को होनी चाहिए थी, और जो 60% सीट्स है वो मुस्लिम, सिख और ईसाई में इनके प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए थी। ये बात समझ आई? समझ आई? हाँ हाँ, ये तो हमने एक बात आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने इस प्रकार का उदाहरण रखा है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको आसानी से पकड़ में आ जाए। जैसे हमने कहा कि हमने मान लिया हर जगह जो है हिंदू पॉपुलेशन 40% है, हमने ये मान लिया। कोई ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है 50% हो सकता है यहाँ हिंदू पॉपुलेशन जो है 45% हो सकता है यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 30% हो। लेकिन ओवरऑल जब आप पूरा काउंट करोगे कि हिंदू पार्टी को वोट कितने परसेंट मिला, तो आप पाओगे क्योंकि टोटल आबादी में हिंदू आबादी 40% थी और वोट कम्युनल लाइन में हुआ है, हिंदुओं ने हिंदू पार्टी को ही वोट दिया है, तो कुल वोटों में से हिंदू पार्टी को 40% वोट मिला। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मुस्लिम पार्टी है या कोई अलग पार्टी, तो हिंदू वाले मुस्लिम वोट दे सकते हैं और मुस्लिम वाले बिल्कुल सकता है, होता ही है। ये तो समझाने के हमने कहा है कि वहां पर जो चुनाव में जो वोटिंग हो रही है वो सांप्रदायिक आधार पर हो रही है। बात समझ में आ जाए इसलिए हमने कहा है कि हिंदू लोग हिंदू पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, मुस्लिम जो है मुस्लिम पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक इस प्रकार से जो है उदाहरण रखा गया है, बात समझ में आ जाए आपको, क्योंकि इसको समझ डिस्टर्ब करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा और आप कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाओगे। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि हर पार्टी को कुछ ना कुछ तो प्रतिशत वोट मिल रहा है। जैसे यूं मान लीजिए यूपी में चुनाव हुए, बीजेपी थी, सपा थी, कांग्रेस थी, मान लीजिए हमें नहीं पता, हमने दिन देखा वोटिंग प्रतिशत क्या रहा। सपोज बीजेपी को मिला होगा वोट 25%, सपा को वोट मिला होगा 20%, बसपा को वोट मिला होगा हो सकता है 19%। जो वोट हुआ है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर 25% वोट जो है उत्तर प्रदेश का बीजेपी पार्टी के खाते में गया है, तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बीजेपी को यूपी की कुल सीटों में से सिर्फ 25% सीटें अलॉट की जाएंगी बस, और बाकी सीटें 20% सीटें अलॉट की जाएंगी सपा को, 90% सीटें अलॉट की जाएंगी बीएसपी को। लेकिन होता क्या है, 25% आपके पास वोटिंग आई है, लेकिन कई जगह से आपके पास जो सीटें आई हैं 25% नहीं आई हैं, आपके पास सीटें आ गई 50%, क्योंकि आपका कैंडिडेट सपा के कैंडिडेट से कहीं पर जो है 1000 वोट से आगे निकल गया, कहीं पर 500 वोट से आगे निकल गया, तो हर जगह सपा कैंडिडेट हार रहा है।
और हर जगह बीजेपी कैंडिडेट जीत रहा है। तो कुल वोट देखा गया, टोटल वोटिंग परसेंटेज में मान लीजिए बीजेपी के पास आया 25%, उसके फेवर में वोटिंग आई है, लेकिन सीटें उसके पास 50% आ गई। ये होता है कभी जब चुनाव हो, और चुनाव होने के बाद उसकी जब एनालिसिस आती है तो उसमें बताया जाता है कि बीजेपी को कितने प्रतिशत वोटिंग हुई उसके फेवर में, और उसको कितने प्रतिशत सीटें मिली। आप देखोगे वोटिंग उसके फेवर में कम हुई है, मतलब उसके फेवर में 26% वोटिंग हुई, लेकिन उसके फेवर में सीटें 26% नहीं आई, उसके फेवर में सीटें आ गई 50%, 55%। तो वो इस प्रकार से हो जाता है। आप समझा रही, कभी एनालिसिस कीजिएगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी बात समझ में नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि मुझे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पूरा मैकेनिज्म समझाइए, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको पॉलिटी बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने आपको इतनी बातें समझाई हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लियर द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पर इतनी बात समझाई। इस प्रकार का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है, निर्वाचन आयोग हर पार्टी से कहता है कि मुझे आप सूची दीजिए, कितनी सीटें थी 100, तो हर पार्टी से कहेगा आप मुझे अपने 100 कैंडिडेट की हमको एक लिस्ट दे दीजिए। निर्वाचन आयोग यूं कहेगा। तो हिंदू पार्टी ने अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे दी निर्वाचन आयोग को, मुस्लिम पार्टी ने दे दी, सिख ने दे दी, और ईसाई पार्टी ने भी अपने 100 प्रत्याशियों की सूची निर्वाचन आयोग को दे दी। निर्वाचन आयोग ने देखा कि पूरे राज्य में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में किसको कितने प्रतिशत वोट मिले। निर्वाचन आयोग ने देखा कि पूरे राज्य में टोटल वोटिंग में से 40% वोटिंग जो है हिंदू पार्टी के फेवर में हुई है। तो उसने जो लिस्ट भेजी थी हिंदू पार्टी ने, वहां से 40% ऊपर से 100 कैंडिडेट जो है अलॉट कर दिए हिंदू पार्टी को। ठीक, ये बात समझ आ रही। फिर जो है मुस्लिम पार्टी ने अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट भेजी थी, तो मुस्लिम पार्टी के देखा उसको 30% सीटें मिली है, 30% वोटिंग हुई है। तो 100 में से जो 30% था, माने 30 सीटें जो है मुस्लिम पार्टी को दे दी गई। जो 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजी गई थी, वहां से 30 कैंडिडेट जो है मुस्लिम पार्टी को दे दिए गए। इस प्रकार से किया जाता है। तो इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम। जैसा बात समझ आई। हम फिर से कह रहे हैं कि अगर बात समझ किसी को नहीं आई है, बात बहुत क्लियर है, फिर भी हो सकता है हर समय दिमाग एक सा काम नहीं करता है, हो सकता समझ ना आया हो, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम तो ये बात आपको समझा भी रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह बातें समझाई भी नहीं जाती, आगे बढ़ जाया जाता है, इसको स्किप कर दिया जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, तो देखिए, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, अगर कई सीटों पे चुनाव हो रहा है, माने हमको 100 प्रत्याशी चुनने थे ना, अगर कई सीटों में चुनाव हो रहा है, तो हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम जो अभी हमने आपको करके दिखाया कि निर्वाचन आयोग ने हर पार्टी से उसके प्रत्याशियों की सूची मंगा ली, और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट दिए गए उस सूची में से उसको उतने प्रत्याशी दे दिए गए। ये बात समझ आ गई। हमने कहा इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम। लेकिन जब किसी एक ही कैंडिडेट का चुनाव होना है, एक ही सीट पर चुनाव होना है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक ही राष्ट्रपति चुनना है, एक साथ 2, 3, 4, 5, 10 राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होना तो एक ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है एट ए टाइम, एक साथ 2, 3, 4, 5, 10 उपराष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो तब जो है हम मेथड, तब लिस्ट सिस्टम का प्रयोग नहीं करते, तब हम दूसरे मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 मेथड हैं। एक तो है लिस्ट सिस्टम, जिससे हमको 100 कैंडिडेट चुनने थे किसी राज्य में, किसी राज्य में हमको 200 कैंडिडेट चुनने थे, 200 एमएलए चुनने थे,
क्या? जब हमको एक साथ कई कैंडिडेट चुनने होते हैं, नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते इसे हैं, बस ये बता रहे हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा मत मिल गए वो विजयी हो गया। इसलिए हमारे यहाँ ये होता है कि सिर्फ आपके फेवर में 40% जो है वोटिंग हुई, लेकिन आपको सीटें मिल गई 100% या आपको सीटें मिल गई 80%, जबकि आपके फेवर में जो वोटिंग हुई थी वो सिर्फ 40% थी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली हमारे यहाँ प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे तो अगर आपके फेवर में 40% वोटिंग हुई है तो जो वहां की सीटें हैं वहां से सिर्फ आपको 40% सीटें आपकी पार्टी को अलॉट की जाएंगी, बस। हम ये बता रहे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का दो मेथड है। एक तो लिस्ट सिस्टम है, ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब जो है कई सीटों पर चुनाव होना है, जब कई सारे कैंडिडेट को हमें इलेक्ट करना है। और जब हमें एक ही कैंडिडेट को इलेक्ट करना है तब हम लिस्ट सिस्टम का प्रयोग नहीं करते। तब हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत। ना सुना, इतना कुछ सुना, क्योंकि हम राष्ट्रपति के चुनाव में हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। और चूंकि एक ही राष्ट्रपति को चुना जाना है, एक साथ 2-3 राष्ट्रपति चुने नहीं है, इसलिए हम वहां पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हैं उसमें हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, मेथड नंबर 1 है। जब कई कैंडिडेट हमको चुनने हो, भारत में ये मेथड का प्रयोग किया नहीं जाता। यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाए वो विजयी हुआ। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं, और चूंकि एक ही कैंडिडेट को चुनना है इसलिए वहां पर जो मेथड होगा वो होगा सिंगल। एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत। अब कहां ये तो बता सकते हैं कहीं होता, कहीं होता है। लिस्ट सिस्टम है क्या, ये हमने बताया है। भारत में जो है ये प्रयोग नहीं होता है, वो थोड़ा टफ होता है ना, तो ये प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर जो है बहुत आसान सा सिस्टम प्रयोग होता है, जिसने सबसे ज्यादा वोट पा लिए वो विनर हो गया। हालांकि इसमें कमी है, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है कि आपने सबसे ज्यादा वोट पाए इसलिए आप जो है विनर हो गए। उसकी कमी हमने आपको अभी दिखा दिया है। तो इसमें होता यह है कि किसी पार्टी ने सिर्फ 40% वोट पाए, तो सीटें उसको 40% नहीं, सीटें उसको मिल गई 80%, इसलिए इसमें कमी है। उस कमी को दूर अगर करना है तो आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए जो जिस मेथड को आप प्रयोग करोगे वो होगा लिस्ट सिस्टम। निर्वाचन आयोग हर पार्टी से उनके प्रत्याशियों की लिस्ट मंगवा लेगा, और फिर जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उस पार्टी को उतने प्रतिशत जो है सीटें अलॉट कर दी जाएंगी उस लिस्ट से विधानसभा में। बात समझ आई? कम आई है आगे आपको, कम आई, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ठीक, हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। इस मेथड का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, इसमें क्या होता है, एक ये मेथड है लिस्ट सिस्टम। ये तब प्रयोग करेंगे जब बहुत सारे प्रत्याशियों का हमको इलेक्शन करना है, जब हमको सिर्फ एक ही कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, एक ही राष्ट्रपति चुनना है, 2 नहीं 3 नहीं, तो हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड प्रयोग करेंगे। इस मेथड में होता है कि उसी को हम विनर मानते हैं, जिसको जो कुल वोट पड़े हैं उस वोटों में से उसके पास 50% से ज्यादा वोट मिले, तब आपको विनर मानेंगे, नहीं तो आपको विनर नहीं मानेंगे। अनेक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और कई कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, किसी कैंडिडेट ने पाया 45% वोट, किसी ने पाया 40% वोट, किसी ने पाया 30% वोट, तो कोई भी विनर नहीं माना जाएगा। क्योंकि कोई नहीं माना जाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग हो रहा है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में विनर उसको मानेंगे जिसने कुल वोटों का आधे से ज्यादा पाया हो। अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो उसको विनर मान लेते जिसने सबसे ज्यादा मत पाए हैं। हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग कर रहे हैं, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अगर एक ही कैंडिडेट
को हमको जो है इलेक्ट करना है, तो वहां पर हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का प्रयोग करते हैं। और इस मेथड में हम उसको विनर मानते हैं जिसने आधे से ज्यादा वोट पाए हों। तो कोई विनर नहीं होगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड को अप्लाई किया जाएगा। हाँ 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 हाँ। अब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं। एक तो लिस्ट सिस्टम है, जब एक साथ कई कैंडिडेट्स को चुनना है। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जब हमको एक ही कैंडिडेट को चुनना है। इसमें यह होता है हम उसको विनर मानते हैं जिसके पास कुल वोटों का आधे से ज्यादा आ गया हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पास आधे से ज्यादा आया है, हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग करते हैं। यह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मायने है, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का यह माने है कि हम उसको विनर मानेंगे जिसके पास आधे से ज्यादा वोट आए हों। अगर किसी के पास आधे से ज्यादा वोट नहीं आए हैं तो कोई विनर नहीं। तो हम नेक्स्ट स्टेप का प्रयोग करेंगे, हम नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग करेंगे, उस काउंटिंग में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग करेंगे। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वो चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। उत्कर्ष उत्कर्ष नाम है ना, नाम पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्वालिटी कुछ फील हो रही है, कुछ कॉन्सेप्ट है। ये कैसे जो है डिसाइड किया जाएगा कि इंटरेस्टिंग क्या है? ये कैसे डिसाइड होगा भाई, बताइए। हाँ? देखिए, नॉर्मली जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं उसमें नींद नहीं आती, उसमें नींद भाग जाती है। हमने अभी आपको कंसेप्चुअल चीज बताया है। नहीं नहीं, मगर कब समझ में आया था कि आज समझ में आया? आज 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 दूसरे तरीके से बताया है, आज ज्यादा बेहतर तरीके से बताया है। पहले जब हमने आपको बताया तो हमने सिर्फ आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है बस इस पर जोर दिया था। तो हमने आपको ये नहीं बताया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो मेथड हैं, ये नहीं बताया था हमने। एक लिस्ट है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल है। ये बताया था, आप लोगों ने तो उतना कैच नहीं किया, बताया था। लेकिन आज हमने उसको बेहतर तरीके से आज एग्जाम्पल के साथ दिया है। अब यहां तक बात समझ आ गई? अब देखिए क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मान लीजिए ए बी सी डी ई 4 प्रत्याशी हैं, और सपोज वहां पर जो है कुल वोटिंग होती है 100 वोट पड़ेंगे। हम जीता उसको मानेंगे जिसके पास 100 का आधा, क्योंकि कितना होगा 50 में एक जोड़िए, कितना हो गया? तो जिसको 51 वोट मिलेंगे, जिसको कम से कम 51 वोट मिलेंगे उसको हम विनर मानेंगे। अब मान लीजिए इसको मिले 46, इसको मिले 47, इसको मिले 2, इसको मिले 3, प्रकार से मान लीजिए वोटिंग हो रही है। ठीक, किसी भी कैंडिडेट को 51 वोट नहीं मिले तो क्या हुआ? कोई भी कैंडिडेट जीता नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी को भी जो है वो आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले। अब यहां पर क्या क्या होता है, जब राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव वोट देने जाते हो तो आपको जो पेपर मिलता है, बैलेट पेपर मिलता है, उसमें आपको अपनी पसंद शो करनी पड़ती है। सपोज वहां ए बी सी डी नाम लिखे हुए हैं, आप ही बताओगे मेरी पहली पसंद जो है बी है, मेरा वोट बी को जा रहा है। क्योंकि इन केस बी हारता है तो मेरी दूसरी पसंद जो होगी वो सी होगी। मान लीजिए सी भी नहीं जीत रहा है तो मेरी तीसरी पसंद जो है डी होगी, मेरी लास्ट पसंद जो होगी ए होगी। इस प्रकार से आपको जो है उसमें बैलेट पेपर में एक पेन दिया जाता है, उससे लिखना पड़ता है। दिव्या ध्यान दीजिए ना। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर
कोई भी जीता नहीं माना गया। तो देखा गया सबसे कम वोट किसको मिला, सबसे कम वोट मिला सी को। सी को जब बाहर कर दिया जाएगा, इसके पास 2 वोट आए थे, इन 2 वोटों में से माने इसके पास 2 वोट, माने इसके पास 2 बैलेट पेपर आए थे। सी को 2 वोट इसलिए मिले हैं, इन 2 लोगों ने अपनी पहली पसंद सी को कहा था। क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत, सी को हम बाहर कर रहे हैं, ठीक। तो वो लोग जिनकी पहली पसंद सी था, हम देखेंगे उनकी दूसरी पसंद क्या है। मान लीजिए ये 2 लोग थे जिनकी पहली पसंद सी था, सी को हमने बाहर कर दिया, तो इन 2 लोगों की दूसरी पसंद देखा जाएगा। सपोज इसकी दूसरी पसंद था बी, तो 1 वोट बी को चला जाएगा। इसकी दूसरी पसंद था बी, तो फिर बी को आ जाएगा। मान लीजिए इसकी दूसरी पसंद बी ना होता, ए होता, तो ये वोट जो है एक को आ जाता। इस प्रकार से वोट ट्रांसफर होते हैं। माने जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं, उसको हम चुनाव की लड़ाई से बाहर कर देते हैं, और उसके पास जो 2 वोट आए हैं, उन 2 वोट को इस आधार पर कि उसकी दूसरी पसंद क्या थी, जिन्होंने सी की पहली पसंद बताई थी, सी को तो हम बाहर कर रहे हैं, तो अब उनकी दूसरी पसंद क्या थी, जो उनकी दूसरी पसंद थी, उन दूसरी पसंद में सी वोट जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और फिर से काउंटिंग शुरू की जाती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक को 51 या इससे ज्यादा वोट ना मिल जाए। ठीक, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, जो आपको जो है पढ़ लीजिएगा। आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, उपराष्ट्रपति खुद अपने आप समझ बात आ गई। आपको चारों वोट नहीं, आपको सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बतानी पड़ती है कि मेरी पहली पसंद कौन है, बस उसी को गिना जाता है। जब आपका वोट गिना जाएगा, तो आपने जिसको अपनी पहली पसंद बताया है, आपका वोट उसी के खाते में गया है, ऐसे गिना जाएगा। क्या तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से 20 की दोनों हटा देंगे, दोनों हटो, दोनों हटा देंगे, हाँ, और उनके जो वोट हैं आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि पसंद उनके वोटों में पसंद सबने बताई गई है। जिन्होंने बी को अपनी पहली पसंद बताया है और हम बी को हटा रहे हैं, तो हम देखेंगे बी को जिन्होंने पहली पसंद बताया, उन्होंने अपनी दूसरी पसंद किसको बताया है, तो वो वोट उसको दे दिया जाएगा। हाँ, वो 2 लोग जो नहीं 2 बचे माने हम बात समझ नहीं पा रहे हैं आपकी पूरी। एक मिनट, आप हमें यूं बताइए। देखिए ये ए बी सी डी है, अब बताइए एक कितना मान ले, सपोज कितना माने हम 40, चलिए फिर डी सबसे कम आया, डी को 10 कर दिया, चलिए जो है इस प्रकार से वोट हो गए। हाँ, हाँ डी हट गया, फिर अब ए बी सी बचे। हाँ, किसका, डी का, तो डी में ये देखेंगे डी को 10 वोट मिले, डी को 10 वोट मिले। किसी एक वोट के बारे में विचार करते हैं, वही पैटर्न उन लोगों में लागू हो जाएगा। डी को 10 वोट मिले, मान लीजिए इसका पहले एक वोट हमने सोच देखना शुरू किया, 10 वोट में से एक वोट पर और लोग देखते क्या होता है। जो एक वोट इसको मिला होगा, मान लीजिए 10 है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वोट है। ठीक, हमने इसको हटा दिया, हम देखेंगे इस वोट का क्या किया जाए। इसका हमने देखा, इसका बैलेट पेपर देखा, बैलेट पेपर इसने बताया होगा डी मेरी पहली पसंद है, मगर सी मेरी दूसरी पसंद है।
तो ये वोट जो है सी को चला जाएगा। तो कैंडिडेट अच्छा डी वाला है, इसमें भी पसंद लिखी जाएगी डी समझा ना? एक्चुअली इसको हमने खूब डिटेल में बताया था जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था। अभी हम आपको हल्का सा रेफरेंस दे रहे हैं कि इसको हम आगे तक ले जाना चाहते हैं। याद आ गई बात? बात समझ आ गई? सपोज इसका बोर्ड देखना है, इसका बोर्ड डी के पास आया 10 में से एक, ये भी तो है। इसकी पहली पसंद डी था, तभी तो ये 10 में से एक है। डी को हटा दिया, ये देखा जाएगा इसकी पहली पसंद डी था तो इसका दूसरा पसंद क्या है, पता चला इसकी दूसरी पसंद जो है ए है, तो ये बोर्ड जो है ए को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक? क्या बी सी डी इक्वल है? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, जिसको सब एक्चुअली जो सबसे कम होता ना उसको बाहर करते हैं। अब आपने कहा बी सी डी सब इक्वल है। हाँ हो सकता है। अब ये नहीं, इस पर क्या होगा, इस पर सोचना बैठ कर सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बी सी और डी तीनों इक्वल भी हो जाए और सबसे ज्यादा भी हो जाए। क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? या हम सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। ऐसा हुआ नहीं है। नॉर्मली होता ये है कि फर्स्ट राउंड की वोटिंग में ही एक जीत जाता है। ठीक है, बहुत सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हमको दूसरे राउंड की वोटिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि इतने टक्कर के वहां पर प्रत्याशी नहीं होते हैं, इतने टक्कर के नहीं होते हैं कि बराबर वोट ले जाएं। दीदी गिरी क्या लिखा था? हाँ वो कर लिया तो हमें थोड़ी आता था, हमें भी नहीं पता कहाँ से किया है, गूगल से किया है। नहीं तो वो नहीं क्या लक्ष्मीकांत नहीं, उससे कंसल्ट करो। अच्छा नहीं है, अच्छा तो ठीक है, फिर गूगल से कर लो, सही होगा, किया सही होगा। आगे बढ़े अब। आगे बढ़ा जाए तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। ये चुनाव जो है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट नहीं पता? इनडायरेक्ट माने पब्लिक वोट नहीं देती है, हमारे सांसद जाके वोट देते हैं। ठीक, इसे इनडायरेक्ट चुनाव है। दूसरा, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड प्रयोग किया जा रहा है? उसको कहेंगे बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक। तीसरा क्या है? गुप्त मतदान, बाय सीक्रेट वोटिंग, बाय सीक्रेट बैलेट वोटिंग, बाय सीक्रेट। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कौन सा हम मेथड प्रयोग करते हैं? एकल हस्तांतरणीय मत, एकल स्थानांतरणीय मत, एकल संक्रमणीय मत। जो हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। माने वोट तो आप एक ही दोगे, मगर वो वोट जो है अलग अलग प्रत्याशियों में ट्रांसफर हो सकता है।
और जो वोटिंग होती है वो दिखा कर नहीं होती है, गुप्त होती है। किसने किसको वोट दिया है कोई नहीं जानता। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये तीन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। वोटिंग गुप्त रखी जाती है, सीक्रेट, कोई जान नहीं पाता है किसको वोटिंग दी गई। वोटिंग जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से की जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करते हैं। और ये चुनाव इनडायरेक्ट होता है, माने जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े, नोट करेंगे। विचार दें, हिंदी में लिखे क्या हिंदी में बताएं हैं? नहीं, और किसी को दिक्कत, और किसी को दिक्कत कुछ? एट ए टाइम जो है एक ही बार में लिख पाएंगे, या तो हिंदी में लिख पाएंगे या इंग्लिश में लिख पाएंगे। अच्छा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो है जो वोट देने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको हम निर्वाचक मंडल, हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों। जब मैं बताया था, याद आ रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक वो जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, और 12 मेंबर राज्यसभा में ऐसे होते हैं जो चुनाव में नहीं खड़े होते। उनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर देता है, मनोनीत कर देता है। जैसे जो है हमारे सचिन सचिन चुनाव में नहीं खड़े हुए थे, सचिन को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था, सचिन सांसद बन गए थे, राज्यसभा के सदस्य बन गए, सांसद बन गए। ऐसे कई लोग जो है बनाए जा चुके हैं मेंबर। तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। इसलिए माना जाते हैं, ये माना जाता है संसद का काम क्या है, कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण कर रहे हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, यहां पर कोई प्रस्ताव रखा जाएगा कानून का, उस पर डिबेट की जाएगी, इनके विचार सुने जाएंगे, जिनके मेंबर हैं उन विचारों को सुनकर उसको उसमें जो है शामिल किया जाएगा उस कानून के ड्राफ्ट में। इस प्रकार से कानून बनता है। हमको उनका अनुभव चाहिए जिनके पास जो है अच्छी जानकारी है, मगर वो चुनाव नहीं खड़ा होना चाहते हैं। कोई साहित्यकार है, कोई वैज्ञानिक है, कोई समाज सेवी है, इनका चरित्र इस प्रकार का होता है कि ये चुनावी राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। चुनावी राजनीति में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो जिसने स्कूल के समय स्कूल गोल किया, कॉलेज के समय कॉलेज से गायब रहा, वो फिल्में देखता रहा और बाद में नेतागिरी करने लगा। इस प्रकार से लोग जो है राजनीति में आते हैं। अब बताइए, ये जब वहां पर किसी क्या कोई अच्छी डिबेट कर पाएंगे? जब कोई हम उनके सामने रेजोल्यूशन रखेंगे, कोई प्रपोजल रखेंगे, उस पर कहेंगे अपने विचार दीजिए, इसमें अमेंड कीजिए, इसको अच्छा बनाइए, ये क्या बता पाएंगे? जो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना जानते हैं। हमें उनका जो है अनुभव चाहिए, जो साहित्यकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो समाज सेवी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, हमें उनका अनुभव चाहिए, और वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप भी आइए। यहाँ पर तो सब जो है दूसरे टाइप लोग बैठे हुए हैं, उन पर ज्यादा भरोसा हम नहीं करते। कुछ आपके पास ज्ञान है, वो आप चुनाव लड़ोगे नहीं, कभी आप जो है संसद का सदस्य बनोगे नहीं, और यहाँ कानून का निर्माण होना है, कैसे होगा? तो आप लोग प्लीज आइए, हम आपको यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं। जब कानून बने तो आप वहां बोलिए, आप बताइए उसमें क्या संशोधन, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप अपना अनुभव दीजिए हमें, ताकि एक अच्छा कानून बन पाए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये 6 साल में राज्यसभा के जो मेंबर का जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 साल का होता है। हाँ, और जब चुनाव लड़के होते हैं सब 6 साल। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, तो एक साथ सभी सदस्य रिटायर नहीं होते। हाँ,
तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर जो है वोट देंगे किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट देते थे, संसद के नॉमिनेटेड मेंबर को दूर रखा गया था। लेकिन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड बोथ पार्टिसिपेट। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए भी भाग लेते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विधानसभा का कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी अगर मेंबर को आप जोड़ोगे तो आएगी गिनती 788। ये 788 वोटर हैं जो उप राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में जाकर वोटिंग करेंगे। अब सपोज इसमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ जो है जो पद जो है खाली है, कुछ वैकेंसी है। मान लीजिए लोकसभा में 543 थे और राज्यसभा में से 245 थे, इतने लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2-3 लोग मर गए, उनका चुनाव भी हुआ नहीं है। सपोज यहाँ पर जो है 540 ही बचे, 3 मर गए हैं। अब इनका जब चुनाव हुआ तभी तो ये भरी जाएगी सीटें, अभी चुनाव हुआ नहीं है। और यहाँ पर 245 थे, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। यहाँ पर बचे 240, यहाँ पर बचे। ठीक, तो इस प्रकार से टोटल नंबर कितने हो गए? 780 हो गए, जबकि टोटल होते हैं 788। 8 सीटें खाली पड़ी हैं, तो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इस आधार पर कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था, जो मतदाता मंडल था, जो निर्वाचक गण थे, वो सीटें में करीब जो है 8 सीटें खाली पड़ी रही हैं, इसलिए ये हम चुनाव नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर सीटें कुछ खाली भी हैं तो भी चलेगा। माने राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर आप इनवैलिड नहीं कर सकते कि जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज था, जो हमारे चुनाव में देने वाले मतदाता थे, उसमें से कई सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए हम उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं मानते। आप ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, फिर इसका 50% +1 आएगा 780 का, क्योंकि बाकी सीटें तो खाली पड़ी है ना। होता यह कि हो सकता है 780 है, ठीक, ये 780 वोट देने गए, कुछ वोट जो है इनवैलिड हो गए। अब वहां पर कोई गया, उसने लिख दिया बैलेट पेपर में जय श्री राम, उसका वोट जो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब 780 से भी कम पड़ जाएंगे। देखिए 788 टोटल था स्ट्रेंथ, मगर जो है 8 लोग जो है एब्सेंट थे, उन सीटें खाली थी, वैकेंट थे, तो 780 वोट देने गए। 780 में से 5 लोगों के जो है वोट जो है कैंसिल कर दिए गए। इसलिए कुछ लिख दिया जय श्री राम, कुछ लोगों ने जो है कह दिया कि हम हर के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, हम सबको 1-1-1 दे देंगे, सबको मेरी पहली पसंद। ये क्या होता भाई? आप बताइए कि मेरी पहली पसंद ए है, मेरी दूसरी पसंद बी है, मेरी तीसरी पसंद ये, आप अपने पसंद दीजिए। वो मास्टर लिखा है हर एक को 1-1-1-1, हमारे सब बराबर, आपका वोट कैंसिल कर दिया गया। हर टाइप के लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है कैसे वोट डालना है, क्योंकि उनको पेन दिया जाता है, एक जो है खास इंक उसमें होती है, और उनको बैलेट पेपर दिया जाता है, और उसमें उनको समझाया जाता है इसमें 1 2 3 4 आपको लिखना है। अब कोई जोश में लिखाया ओम नमः शिवाय, ठीक। इस टाइप के लोग चुन के जाते हैं, इस प्रकार के चुन लोकसभा राज्यसभा में इस प्रकार के मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं, और जब वो वोटिंग करने जाते हैं कुछ ना कुछ बदमाशी कर देते हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, उनका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 780 ने वोट दिया, थे 788, 780 ने वोट दिया, इनमें से भी हो सकता है 5 जो है कैंसिल कर दिया गया, तो बचे 775। तो इसका आधा करके उसमें जोड़ा जाएगा, वो हमारा कोटा आ गया। जो कैंडिडेट इतना या इससे ज्यादा वोट पाएगा उसको जो है जीता माना जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने वोट दिया और धोखे से उनको वोट किसी और को देना था, और वोट इन्होंने किसी और को दे दिया। अब इन्हें बोले कि हमारा वोट, बोले हमारा गलत हो गया, हमको फिर से लाइए। एक बार इनका ऐसा हो गया था, इनका वोट कैंसिल कर दिया गया, फिर दोबारा नहीं दिया गया होगा। पूरी कहानी को अच्छी तरह से याद नहीं आ रही है, तो इनका वोट नहीं, ये क्योंकि सीक्रेट होता ना, तो ये नहीं मालूम चल पाता किसने किसको दिया। क्या
नहीं, वो तो हम चले जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, हमको अपना कुछ आईडी, कुछ प्रूफ, कुछ हमारे अपने नंबर, सिक्योरिटी नंबर वो सब दिखाते हुए तो हमको दिएगा। लेकिन हमारा वोट किसको गया है ये कोई थोड़ी जान सकता। सीक्रेट वोटिंग होती है। इस प्रकार से कुछ गलतियां होती है। या देखो सीक्रेट होता है और आपने दिखा दिया, वोट देने जा रहे हो वो आपने दिखा दिया किसको वोट दे रहा है, ठीक, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से तो टोटल वोट थे 788, 8 सीटें वैकेंट थी, बची 780। 780 में से हो सकता है 5 सीटें आप 5 वोट इनवैलिड कर दिए गए, बचे 725। इसका आधे से ज्यादा जिसको मिलेगा वो कैंडिडेट विनर माना जाएगा। अब पूरी कहानी क्लियर हो गई। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप उसमें जो है सब कुछ लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। बस अभी ये सुनिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ वोटर अब्सेंट हैं, कुछ सीटें खाली हैं जिनको वोट देना था, वहां पर वो पद खाली पड़े, सीटें खाली पड़ी क्योंकि उन्होंने कोई मर गया, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, तो अब चुनाव होगा तो उसको भरा जाएगा। तो कुछ नहीं होता है थोड़ा सा समय लगता है ना, एकदम कोई एकदम चीजें तो भर जाती हैं। कोई मर गया अचानक तो एकदम थोड़ी दूसरे में आके वहां दूसरा कोई बैठा दिया जाएगा। एक प्रोसेस चलेगा, चुनाव आयोग देखेगा, उसको जब समय होगा तब वो करवाएगा, इकट्ठा 2-3 लोगों के एक साथ चुनाव कराएगा। कोई एक मर गया तो इंतजार करेगा, इसके लिए चुनाव नहीं कराते हैं, एक आध लोग और मर जाए, समझे ना, इस तरीके से तो एक प्रोसेस होता है। तो अब सीटें खाली है, उधर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव टाला नहीं जाएगा। जो कुछ सीटें, कुछ विधायक या सॉरी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट है या वैकेंट है सीट, कोई बात नहीं, चुनाव कराया जाएगा। और इस आधार पर चुनाव को इनवैलिड नहीं कहा जाएगा कि देखिए 788 सीटें थी, वहां पर 8 सीटें तो वैकेंट थी, आपने चुनाव कैसे करा लिया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। सीटें खाली होने के बाद भी चुनाव हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति के पद को लेकर कोई विवाद है, कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ और उसको लेकर कोई विवाद, इलेक्शन को लेकर, तो अगर इलेक्शन को लेकर कोई विवाद है तो वो विवाद कहां जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हमेशा याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति माने वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ही सीधे जाएगा, वहां पर ही उसका फैसला होगा। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, उसका अगर चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई सांसद, प्रधानमंत्री एक सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो जो विवाद होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, ठीक। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो वो डिस्प्यूट आपका जो है हाई कोर्ट जाएगा, वहां पर उसको फैसला किया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर विवाद हो गया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया, और सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके वो चुनाव जीती, तो वो मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का केस था, यहाँ रायबरेली से शायद उन्होंने चुनाव लड़ा था, और प्रधानमंत्री की जब चुनाव लड़ा था तो उन पर यह आरोप लगाया गया था विपक्ष के द्वारा, जो राजनारायण थे जिसको इंदिरा गांधी ने हराया था, तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि इन्होंने क्या क्या सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया चुनाव में, और आप सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये बात साबित हो गई थी कि हाँ इन्होंने जो है एक आईएएस ऑफिसर को अपने चुनाव अभियान में प्रयोग किया है, तो हाईकोर्ट ने इनके चुनाव को रद्द कर दिया था, इंदिरा गांधी के चुनाव को। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो हाईकोर्ट में जाएगा, मगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट, कोई डाउट्स है तो उसको कहां निपटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में निपटाया जाएगा, ठीक। सब कुछ आपको ध्यान मिल जाएगा जब आप जो है लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। देखिए होता ये ना लिखाने का ये होता है कि आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ कथा सुनते रहते हैं। कथा सुनने में क्या होता है, नींद आने लगती है। लिखाने से 2 फायदे होते हैं, एक तो हमें रेस्ट मिल जाता है, ऐसा हमको जो है लगातार धारा प्रवाह बोलना पड़ता है, हमको थकान होने लगती है। दूसरा नहीं हम एक बात बता रहे हैं, और जिनको पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि वो राइटिंग वर्क कर नहीं रहे हैं, उससे हमको सुन रहे हैं, सुनते सुनते बहुत अच्छी नींद आ जाती है।
क्योंकि आपने कुछ कर तो नहीं, बस सुन रहे हो ना। जब आप कंसंट्रेशन होकर किसी चीज को सुनोगे तो धीरे धीरे नींद आ ही जाती है। आगे देखिए, अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में खड़ा हो रहा कैंडिडेट, उस कैंडिडेट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन देखिए क्या होगी। वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन, कहां का हो, वो भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी शर्त, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उसने कंप्लीट कर ली हो, 35 इयर्स ऑफ एज, ठीक, उसने 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो। तीसरा शर्त यह है, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है उसके पास इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सके। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, ऐसी क्वालिफिकेशंस उस व्यक्ति में होनी चाहिए। माने ऐसा व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सके। जिसके पास राज्यसभा का चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशंस होती है, उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया जाता है। तो तीसरी है राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। He should be qualified for election as the member of राज्यसभा। वो राज्यसभा का सदस्य इलेक्ट किए जाने के योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य ना हो, राज्यसभा का सदस्य चुना जाए, ऐसी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उसके पास उस प्रकार की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तीसरा, चौथा, वह लाभ के पद पे ना हो। He should not hold office of profit। वह लाभ का पद ना धारण करता हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय ना हो, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय ना हो। नहीं, हाँ, उनको पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बैंक एम्प्लॉय है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहा है, तो वो नहीं लड़ सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये कहा जाएगा वो लाभ का पद धारण किए हुए है। हाँ, तब ये जो है क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है। माने वो लाभ का पद ये होता है कि आप किसी नौकरी में हैं जहां से आपको वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसकी? चुनाव में खड़े होने की पेमेंट नहीं मिलती है, जब जीत जाते हैं तो जो पद मिलता है उस पद की उनको पेमेंट मिलती है। उपराष्ट्रपति क्या? हाँ, वो तो है ही। नहीं, वो तो है ही। तो ये बात समझ आ गई। लाभ का पद का अर्थ यह है वो केंद्र सरकार का कर्मचारी ना हो, राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ये जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगर पालिकाएं हैं, ये जो है पंचायतें हैं, यहाँ का कर्मचारी ना हो। इस प्रकार से लाभ का पद होता है। लाभ का पद का अर्थ ये होता है कि आप जो है नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में आपको पैसा मिल रहा है। जब पैसा नहीं मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है, आपको कार मिल रही है, आपको दूसरी चीजें मिल रही है, ये सब लाभ का पद होता है। ठीक, दूसरी चीज, लाभ का पद क्या है, लाभ का पद क्या नहीं है, ये संसद कानून बना के तय कर देती है कि ये पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो जिस पद को संसद ने कानून बना के लिख दिया कि ये पद लाभ के नहीं माने जाएंगे, तो आप उन पदों में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हो। जैसे एक कानून है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। माने आप राष्ट्रपति बने हो, राष्ट्रपति होते हुए जब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो आप उस दूसरे चुनाव में भी खड़े हो सकते हो। तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप तो लाभ के पद पे हो,
इस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का पद भी लाभ का पद नहीं माना जाता। एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में फिर से खड़ा हो सकता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में फिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट डीम्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो संसद ने कानून बना के स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो लाभ का पद नहीं होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो लाभ का पद नहीं मानेंगे, माने वो चुनाव लड़ सकता है। राज्यों में जो गवर्नर हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से जो है, जो केंद्र में मंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री, ये मंत्री पद जो होता है, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री हो या राज्य सरकारों में आप मंत्री हो, ये मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोच के बताइए कि प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस और वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस में अंतर क्या है, बताइए। सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं? अंतर है, बताएं। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है उसको लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए, ये अंतर है। अभी कुछ और डिफरेंस दिखाएंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन में ही डिफरेंस है कि जो हम राष्ट्रपति जो बना रहे हैं उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसका प्रत्याशी बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के, इलेक्ट होने के उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों रखा गया? उसकी एक वजह है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना। वाइस प्रेसिडेंट हैज टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ स्टेट या जो कहें कि राज्यसभा का चेयरमैन बनाया जाता है और चेयरमैन के रूप में वो काम करता है। इसीलिए ये क्वालिफिकेशन रखी गई है कि वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी चाहिए। इसलिए एक बार प्रश्न आपसे ये पूछा गया एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, यह था कथन। और कारण दिया गया था उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन को जस्टिफाई कर रहा है। समझ में आया हमने क्या कहा कि इस पूरे क्वेश्चन को लिख के दिखाएं? आ गया ना? एग्जाम इस प्रकार पूछा क्या? असर्शन, उसमें क्या था? अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द एज कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट ही शुड होल्ड द क्वालिफिकेशंस ऑफ, अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, बात समझ जाना, समझ गए ना? और उसका रीजन दिया गया था, कथन था कि उसको जो है वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का चुने जाने का योग्य होना चाहिए। और उसका रीजन दिया गया था कि वो जो है राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। He presides over the proceedings of the Council of States। तो इसी कारण से यह शर्त रखी गई है कि वो राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। तो आंसर था कि assertion and reason both are correct and reason is the right explanation of the assertion। क्या? ये प्रश्न जो है प्रश्न बन ही नहीं रहा है। ये दोनों बातें आपकी सही हैं लेकिन आप प्रश्न को अच्छी तरह फॉर्म नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनेगा। आप ये कह रहे हैं ना कि जो है वो जो है राज्यसभा जो है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये कह रहे हैं ना? उसमें जो जगह both are correct but they do not, he does not explain the assertion।
माने आप ये कह रहे हैं कि हमने कथन को कारण रख दिया, कारण को कथन रख दिया, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, दो रीजन दिए गए, अगर दोनों रीजन सही हैं तो एक्सप्लेन करना उसको। असर्शन हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं, एक असर्शन के कई रीजन हो सकते हैं, उसमें से कोई एक रीजन रखा जाता है एग्जाम में। एक असर्शन के जो चेयरमैन होता है वो तो प्रिसाइड करता है। हाँ हाँ, जो चेयरमैन होता है वही प्रिसाइड करता है। चेयरमैन बनाते से नहीं, चेयरमैन क्यों बनाते हैं? चेयरमैन वहां की मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है ना? बात समझ आ गई? ऐसा बात समझ आ गई? तो ये जो है ये मेजर डिफरेंस है कि दोनों, वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक। आप देखिए, जो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसके लिए जरूरी होता है कि वो कम से कम जो मतदाता हैं उनमें से कम 20 मतदाता उसके नाम का प्रस्ताव करें और 20 मतदाता उसके नाम का समर्थन करें। इसका अर्थ क्या है, समझाते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो मतदाता होते हैं, जो वोटर होते हैं, कितने होते हैं? 788 होते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक। जो राष्ट्रपति का प्रत्याशी है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसका जो नॉमिनेशन होता है, उसका जो नामांकन किया जाता है, उसके लिए जरूरी है इस 788 में से कम से कम 20 वोटर जो हैं उसके नाम का प्रस्ताव करें और प्लस 20 और उसके नाम का समर्थन करें। माने इन मतदाताओं में से कम 40 उसके फेवर में हो, तब वो जो है अपना नामांकन कर पाएगा, नहीं तो उसको पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा। जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हम पर्चा भरते हैं, जिसको कहते हैं कि हम नामांकन करा रहे हैं, जिसको कहते हैं हम अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं। तो जब वो नॉमिनेशन कराने जाएगा, मान लीजिए हम नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं, तो हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमको पहले जो वाइस प्रेसिडेंट में जो वोट देंगे, उन वोट देने वालों में से कम 20 लोग जो है मेरे नाम का प्रस्ताव करें, मेरे नाम को प्रपोज करें, और नेक्स्ट 20 जो है मेरे नाम का को सपोर्ट करें। तो इस प्रकार से कम 40 मतदाता, इन 788 में से 40 मतदाता अगर मेरे साथ हैं, तब हम जो है नॉमिनेशन करा पाएंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको हटाया जा सके। नहीं तो होता क्या है, सिर्फ मौज मस्ती में लोग चुनाव का पर्चा भरते हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति में कितने नॉमिनेशन, राष्ट्रपति में कितने प्रपोजल और कितने सेकेंडर चाहिए होते हैं? 50। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे, उन इलेक्टोरल कॉलेज में से कम 50 मेंबर जो हैं आपके नाम को प्रपोज करें, और नेक्स्ट 50 मेंबर जो हैं आपके नाम को सेकंड करें, आपके नाम का समर्थन करें। माने वहां पर आपको पास 100 वोटर होने चाहिए, तभी आप पर्चा भर पाओगे, तभी आप अपना नॉमिनेशन करा पाओगे। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखनी पड़ती है, 15,000 रुपए। यह भी इसलिए रखा गया है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट को हम हटा सकें। अब अगर आप चुनाव हारे और टोटल वोट का आपके पास 1/6 भी नहीं आया, तो आपने जो 15,000 रुपए जमा किए थे वो सरकार जब्त कर लेगी, आपको वापस नहीं करेगी। ये दंड है। माने सीरियस कैंडिडेट ही वहां पर आए, ये जो मौज मस्ती में आते हैं उनको हटाना है। तो उसकी पनिशमेंट हो जाती है। हाँ, जो वोट पड़े हैं उस वोट का अगर आपको 1/6 भी नहीं मिला, अगर 1/6 या इससे ज्यादा मिल गया तो आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1/6 भी नहीं आपको मिला वोट, तो आपने जो पैसा जमा किया था वो भारत सरकार का हो जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई? आगे बढ़े, सब पढ़िएगा, ये सब चीजें आपको जो है लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी। जो चीज नहीं मिलेगी वो चीज हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे भी आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की पूरी कहानी सुनाई ना, इसी प्रकार से जो चीजें नहीं मिलेंगी वो हम आपको समझाएंगे। क्या
आज आज क्लास इतनी रखी जाए, ठीक। आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत जो है आप लोग पढ़िएगा, सारी बातें आपको लक्ष्मीकांत में दिखाई पड़ेंगी, मिल जाएंगी।